हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को न्यूटन के तृतीय गति के नियम के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें दोस्तों मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि न्यूटन द्वारा दिए गए गति का दोस्तों जो तीसरा नियम है वो किससे संबंधित है, इसका कथन क्या है और साथ ही दोस्तों इस गति के नियम का मतलब क्या होता है, वो सारा चीज मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और साथ ही मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि आपके इस प्राकृतिक या दैनिक जीवन में घटित होने वाली जो घटना है, उन घटनाओं में ऐसी कौन सी घटना है जो कि न्यूटन के तृतीय गति के नियम का अनुसरण करती है। तो अगर दोस्तों आप लोग न्यूटन के तृतीय गति के नियम को समझना चाहते हैं, इससे दोस्तों परिचित होना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखते रहिएगा। अगर आप दोस्तों इस वीडियो को लास्ट एंड तक अगर देख लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपको इस वीडियो के बाद दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को न्यूटन के तृतीय गति के नियम से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो इतनी अच्छी तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को क्लियर कराऊंगा, जिससे कि कोई डाउट आपके माइंड में नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों हम लोग इसे समझने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये जो नियम है आपका वो न्यूटन के गति के नियम में किस स्थान पर आता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि न्यूटन द्वारा दिए गए गति के नियमों में जो दोस्तों ये नियम है आपका वो तीसरे स्थान पर आता है। तो क्वेश्चन आपका ये आएगा कि आखिर ये जो नियम है वो तीसरे स्थान पर क्यों आता है। तो दोस्तों आप लोग समझना है, ये नियम तीसरे स्थान पर इसलिए आता है क्योंकि दोस्तों इस नियम का जो प्रतिपादन है वो न्यूटन के गति के प्रथम नियम और गति के द्वितीय नियम की खोज हो जाने के बाद दोस्तों हुआ था। यानी कि जब दुनिया के सामने न्यूटन ने अपना प्रथम गति का नियम और द्वितीय गति का नियम जब प्रकाशित कर दिया, तब जाकर दोस्तों उन्होंने इस नियम का निगमन किया था और इसको करने वाले भी न्यूटन ही थे। इसलिए दोस्तों इस नियम को हम लोग न्यूटन के तृतीय गति के नियम के रूप में जानते हैं। तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि आखिर जो न्यूटन है उन्होंने गति के नियम का खोज करना स्टार्टिंग कहाँ से किया, यानी उन्होंने कब ये दोस्तों उनके माइंड में ऐसा कब कोई ये क्वेश्चन आया होगा जिससे उन्होंने उस पर शोध करना शुरू कर दिया होगा कि आखिर गति का नियम हमारे प्राकृतिक में होता भी है। तो दोस्तों अगर बहुत सारे बच्चों से अगर पूछोगे या मतलब अपने फैमिली में या बहुत सारे लोगों से, तो दोस्तों आपका जवाब जानते क्या मिलेगा? जवाब ये मिलेगा कि जो न्यूटन है वो क्या था कि एक समय वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे उस पेड़ का जो फल है वो उनके पास आकर गिर गया। जब वो फल उनके पास आकर गिरा तो उस फल को देखकर उन्होंने ये सोचा कि आखिर जो फल है वो आखिर नीचे ही क्यों गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं गया। और इसी के दोस्तों इसी क्वेश्चन के आधार पर, इसी दोस्तों तथ्य के आधार पर उन्होंने क्या किया कि गति पर अपना खोज करना शुरू कर दिया और इसी खोज के आधार पर जो न्यूटन ने अपना गति का जो नियम दिया उसको प्रथम नियम के रूप में प्रकाशित किया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, देखिए आपकी न्यूटन के गति के नियम से पहले दोस्तों जो वैज्ञानिक है उन्होंने भी गति पर विचार करना शुरू किया था। गति पर दोस्तों उन्होंने क्या किया था, अपना दोस्तों जो भी मतलब उनके अनुसार जो विचार था, उन्होंने जो खोज किया था, उन्होंने दोस्तों उस पर जो जानकारी हासिल की थी अपने बुद्धिमत्ता के अनुसार दोस्तों उन्होंने अपना पूरा उसमें दोस्तों अपना योगदान दिया था। अगर बात करें अरस्तु का, देखिए सबसे पहले अगर बात करें जो कि दोस्तों आपके दार्शनिक है तो वो है कौन, तो अरस्तु, जो कि ग्रीस के रहने वाले थे। तो दोस्तों देखिए जो अरस्तु है, मैंने आप लोग बताया था कि अरस्तु ने किसी वस्तु का दोस्तों जो गुण है उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई वस्तु विराम की स्थिति में रहती है तो विराम की स्थिति में ही रहेगी, कब तक, जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगता। अरस्तु ने बताया था प्रत्येक पिंड वस्तु अपने आप को विराम की स्थिति में रखती है जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करता। तो दोस्तों इनके द्वारा दिया गया जो कथन है वो अभी तक सत्यापित है, सत्य है। सच में ये बात है कि अगर कोई वस्तु अगर विराम की स्थिति में है तो वो विराम की स्थिति में ही रहेगी। और ये जो नियम है दोस्तों, ये जो कथन है आपका वो न्यूटन के प्रथम गति के नियम में भी आता है कि नहीं आता है, आप लोग समझिएगा अगर जानते होंगे तो अगर इस वस्तु को विराम से अगर गति में लाना है तो आपको बल लगाना पड़ेगा। और यही चीज अरस्तु ने भी अपने नियम के माध्यम से बताया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों अरस्तु ने यहाँ पर यह गलती किया था, उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई वस्तु गतिमान है, यानी और किसी वस्तु को गति में लाना है तो किसी वस्तु को गति में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर बल लगाना पड़ेगा। कैसे कैसे क्या करना है वो सारा चीज मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से बताया है, प्रयोग के आधार पर सारा चीज आप लोग देख लेना, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जब इस तथ्य पर, जब उनके द्वारा दिए गए इस नियम पर जब गैलीलियो ने विचार किया, एक और वैज्ञानिक थे गैलीलियो, जब गैलीलियो ने जब विचार किया तो उन्होंने ये सोचा कि साला वहां तक तो ठीक है
कि प्रत्येक पिंड या वस्तु विराम की अवस्था में रहती है जब तक उस पर बल ना लगे। ठीक है, यानी कि बल की अनुपस्थिति में वो अपने आप को रेस्ट की अवस्था में बनाए रखेगी, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर बल का प्रभाव पड़ेगा तो अपने आप को उस अवस्था से चेंज कर लेगी। लेकिन ये जो यहाँ पर ये कथन जो लिखे हैं कि किसी वस्तु को गतिमान करने के लिए बल की आवश्यकता होती है, बिना बल की उपस्थिति में कोई वस्तु गतिमान नहीं हो सकती, तो इस पे उनको दोस्तों डाउट लगा और उन्होंने क्या किया कि अपना एक प्रयोग किया जिसे दोस्तों गैलीलियो का प्रयोग भी कहा जाता है। और अपने गैलीलियो ने अपने प्रयोग के आधार पर दुनिया को ये बताया था कि कोई वस्तु अगर एक समान चाल से गतिशील है तो वो दोस्तों बिना बल की अनुपस्थिति में क्या हो सकती है, अपनी गति को बनाए रख सकती है। सारा चीज मैंने बता दिया था। गैलीलियो ने अरस्तु का दोस्तों दिया हुआ जो दूसरा नियम है, मतलब एक ही नियम में जो दूसरा भाग है, उसको दोस्तों उन्होंने क्या किया, उसको दोस्तों खत्म कर दिया, यानी उसको गलत साबित कर दिया दुनिया के सामने। और अपने नियम के आधार पर उन्होंने ये बताया कि अगर कोई वस्तु एक समान चाल से गतिशील है तो एक समान चाल से गतिशील तब तक रहेगी जब तक उस पर बल नहीं लगेगा, और ये जो उसकी गति है वो दोस्तों बल की अनुपस्थिति में हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बल लगाएंगे तभी गति करेगा, बल नहीं भी लगाओगे तभी वस्तु क्या होगी, वो चलती रहेगी। ये चीज किसने बताया, तो ये चीज गैलीलियो ने बताया। तो दोस्तों अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो गैलीलियो का जो नियम है वो आपका कहलाता है जड़त्व नियम। किस रूप में, प्रत्येक पिंड या वस्तु विराम अथवा एक समान गति की अवस्था को बनाए रखती है जब तक उस पर बाहरी बल कार्य नहीं करता। ठीक, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो ये नियम है, इस नियम पर क्या किया है कि जो न्यूटन है उन्होंने दोस्तों अपना इस पर विचार किया, उस पर दोस्तों इसने खोज करना शुरू कर दिया, इस पर दोस्तों अपना शोध किया। और शोध कर दोस्तों उन्होंने ये देखा कि गैलीलियो ने अपने प्रयोग के आधार पर जो ये नियम प्रतिपादित किया है ये वास्तव में सत्य है, ये वास्तव में बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है। और तब जाकर न्यूटन ने क्या किया कि इसी नियम को दोस्तों उन्होंने अपने प्रथम गति के नियम के रूप में प्रकाशित कर दिया दुनिया के सामने। और तब जाकर पूरे संसार में चर्चा हो गई किसकी, तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम की। सारा खोज काम दोस्तों किसने किया, गैलीलियो और अरस्तु ने मिलकर। आज जो न्यूटन है उन्होंने क्या किया कि उस पर थोड़ा सा अपना विचार करके, इसमें थोड़ा सा बदलाव करके उन्होंने क्या किया कि दुनिया के सामने ये प्रकाशित कर दिया कि अगर कोई पिंड या वस्तु अपने आप को विराम अथवा एक समान गति की अवस्था में बनाए रखी है तो उसकी अवस्था में चेंजिंग तभी हो सकता है जब उसके ऊपर कोई असंतुलित बल कार्य करेगा। यानी यहाँ से जो न्यूटन है उन्होंने बल की परिभाषा को निकाला। तो इससे दोस्तों आप लोग ये समझ सकते हैं कि न्यूटन के प्रथम गति का जो दोस्तों निगमन है वो आखिर कैसे हुआ। ठीक है, जब दोस्तों न्यूटन ने अपने प्रथम गति के नियम के बारे में पता लगा लिया, इसका दोस्तों उन्होंने निगमन कर दिया सैद्धांतिक तौर पर, जो कि पूरे विश्व में सत्य होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर दोस्तों उन्होंने क्या किया कि इस बल के स्वरूप पर, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम बल लगा देंगे किसी वस्तु पर तो अपनी अवस्था को चेंज कर लेगा, तो इस बल के गुण पर, इस दोस्तों बल के आधार पर उन्होंने फिर क्या किया कि अपना दूसरा नियम गति से संबंधित दुनिया के सामने प्रकाशित किया, जिसे न्यूटन के द्वितीय गति के नियम के रूप में जानते हैं। ये जो नियम है आपका, ये दोस्तों संबंधित है संवेग परिवर्तन की दर से, यानी संवेग से संबंधित है। यानी इस नियम में यह बताया जाता है कि अगर किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, यानी बोल सकते हैं कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है और उसकी दिशा बल की दिशा में होती है। इतना सब कुछ दोस्तों उन्होंने अपने द्वितीय गति के नियम के रूप में बताया था। और आप समझ सकते हैं कि न्यूटन का जो प्रथम गति का नियम है वो संबंधित है बल की परिभाषा से, जबकि द्वितीय गति का जो नियम है वो संबंधित है बल के परिमाण से, यानी दोनों नियम संबंधित है बल से। तो दोस्तों तब जाकर उन्होंने क्या किया, न्यूटन है अपने तृतीय गति का जो नियम है वो दोस्तों प्रथम गति के नियम और द्वितीय गति के नियम, इन दोनों पर दोस्तों अच्छी तरीके से खोज विचार कर इस पर दोस्तों उन्होंने अपना पूरा जी जान लगा दिया कि आखिर इसमें और हम क्या खोज कर सकते हैं। और तब जाकर दोस्तों उन्होंने अपने खोज के आधार पर, अपने बुद्धिमत्ता के दोस्तों आधार पर उन्होंने फिर से एक नए नियम को प्रकाशित कर दिया, जो कि सच में सैद्धांतिक तौर पर ये दोस्तों सत्य थी, जिसे न्यूटन के तृतीय गति के नियम के रूप में जाना जाता है। देखिए कैसे, यहाँ पर अगर हम बात करें न्यूटन के तृतीय गति के नियम के दोस्तों निगमन का, तो इसके निगमन का सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो जाता है न्यूटन द्वारा दिए गए द्वितीय गति के नियम को। उसमें दोस्तों आप लोगों ने क्या देखा, उसमें दोस्तों आप लोगों ने ये देखा कि अगर कोई वस्तु उच्च, यानी अगर वो संवेग परिवर्तन का जो दर है अगर वो बढ़ाकर, मतलब अगर उसका संवेग परिवर्तन की दर अगर बढ़ती है, अगर आप उस बढ़ते हुए संवेग परिवर्तन की दर को अगर आप रोक लेते हैं तो आप पर ज़्यादा बल लगता है। अगर उसके संवेग परिवर्तन की दर अगर घटती है तो दोस्तों आप पर जो बल होगा वो कम लगता है। जैसे सपोज डेट, देखिए जैसे कि मान के चलते हैं कि कोई गेंदा है, कोई बॉल है, ठीक है, और ये जो बॉल है वो मान के चलते हैं कि किसी व्यक्ति की तरफ आ रही है, ठीक है, किसी व्यक्ति की तरफ वो बॉल आ रही है, तो व्यक्ति क्या करता है कि इस बॉल को रोकता है। मेरी बातों को ध्यान से गौर से समझना, ये जो व्यक्ति क्या करता है कि इस बॉल को रोकता है। तो दोस्तों अगर ये व्यक्ति कम समय में गेंद को पकड़ लेता है तो दोस्तों इसे क्या करना पड़ता है कि अधिक बल का
दोस्तों जो एहसास है वो करना पड़ता है। अगर संवेग बढ़ाकर अगर इस गेंद को अगर वो कैच करता है, रोकता है, तो दोस्तों इसे बल का जो अनुभव है वो दोस्तों कम महसूस करना पड़ता है। तो न्यूटन ने इसी चीज़ पर विचार किया कि जब कोई वस्तु हमारी तरफ आती है और जब हम उस वस्तु को रोकते हैं, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो दोस्तों कोई वस्तु हो या कोई गेंद हो, अगर उसको हम अपनी मतलब वो हमारी तरफ आती है और उसे हम रोकते हैं, तो रोकने के दौरान जो वो वस्तु है जो बल लगाती है, तो जो बल है वो क्या केवल हमारे ऊपर लगाती है कि हम जिससे रोकते हैं वो मेरा हाथ चाहे कोई वस्तु जो उसको रोक रहा है वो भी उसकी तरफ बल लगाता है। मेरी बातों को समझना। देखिए मान के चलते हैं कि ये जो बॉल है वो आपकी तरफ आ रही है, तो आपने इससे क्या किया, इसे आपने क्या किया, अपने हाथ से इस बॉल को आपने रोका। तो न्यूटन का दोस्तों ये दिमाग कर रहा था कि जब हम अपने हाथ से इस बॉल को रोक रहे थे तो बॉल जो है वो क्या कर रहा है कि हाथ पर बल लगा रही है। तो क्या मेरा हाथ इस पर बल लगा रहा है? क्या हाथ भी इस पर बल लगाएगा? यानी कि ये जो बल का जो काम है वो क्या इस वस्तु और इस वस्तु दोनों द्वारा हो रहा है। तो इसी पर दोस्तों उन्होंने क्या किया, इस पर दोस्तों अपना खोज करना शुरू कर दिया। इस चीज़ को काफ़ी मैं दोस्तों शॉर्ट में बता रहा हूँ, शॉर्ट क्या कहीं लंबा हो ही जा रहा है, ठीक है। इसका बहुत दोस्तों बड़ा इतिहास है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कंप्रेस करके बता रहा हूँ जिससे कि आप लोग इस चीज़ को जानो, समझो कि आखिर ये चीज़ कहाँ से आता है। खाली परिभाषा रट लिए और समझ के वो ना समझो कि ये चीज़ कहाँ से निकल कर आती है, ठीक। तो इस पर क्या किया उन्होंने दोस्तों, बिल्कुल अच्छी तरीके से एक प्रयोग किया था। प्रयोग उन्होंने न्यूटन ने प्रयोग किया था। हो सकता है उन्होंने दोस्तों कोई प्रयोग किया होगा, उस प्रयोग के बारे में दोस्तों हम अभी जानते नहीं हैं और शायद ये कहा भी नहीं जा सकता कि जो प्रयोग है वास्तव में न्यूटन ने किया था कि नहीं। तो जब दोस्तों पता ही नहीं है कि वास्तव में ये प्रयोग न्यूटन ने किया था कि नहीं, तो वो चीज़ मैं आप लोग को कैसे बता दूँ, ठीक है। थोड़ा सा गलत हो जाएगा ना, इसलिए मैं नहीं बताना चाहता। लेकिन न्यूटन ने कोई तो कोई प्रयोग जरूर किया होगा, बिना प्रयोग किए तो नहीं बता सकते अपने तीसरे गति के नियम में कि अगर पहली वस्तु जितने परिमाण के साथ दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो उतने ही परिमाण के साथ क्या करता है कि जो दूसरी वस्तु है वो पहली वस्तु पर बल लगाती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, न्यूटन के तृतीय गति का जो नियम है वो इसी से संबंधित है। यानी कि अगर पहली वस्तु अपने जितने परिमाण के साथ दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, जो दूसरी वस्तु है वो भी दोस्तों पहली वस्तु पर अपने उतने ही परिमाण के साथ बल आरोपित करती है। तो इससे दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं कि दोनों वस्तुओं द्वारा लगाया गया बल का जो परिमाण है वो समान है, लेकिन इनकी जो दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि अपोजिट है। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। देखिए इनका जो निष्कर्ष है इतना पता हमको निकल कर आया था कैसे, तो अगर हम किसी वस्तु को रोक रहे हैं तो वो वस्तु हमारे ऊपर बल आरोपित करती है, तो जिससे हम रोक रहे हैं तो क्या वो उस पर बल लगाता है कि नहीं, उस वस्तु पर बल आरोपित करता है कि नहीं। जैसे कि मान के चलते हैं कि अगर मान के चलते हैं कि यहाँ पर मान के चलते कोई दीवार है, ये कोई दीवार है, ठीक है, ये दीवार है। अगर हम इस दीवार पर अगर हम बॉल को दोस्तों फेंकते हैं तो जो बॉल क्या करता है कि इस दीवार पर टकरा कर पुनः से हमारे हाथ में आ जाता है, ठीक। तो दोस्तों ऐसा कब होता है, आप लोग ध्यान समझना। देखिए और दो ठो लड़का है, दो ठो लड़का, देखो ध्यान से, ये दो ठो लड़का है, दो ठो लड़का, हाँ ये दो ठो लड़का है, ठीक है। अगर हम यहाँ मतलब कि अगर ए लड़का बी लड़का की ओर अगर गेंद को फेंकेगा तो ये गेंद वापस कब आएगा, जब बी लड़का ए लड़के को गेंद फेंकेगा। मेरी बात को समझिएगा, जब ए लड़का बी लड़का को गेंद फेंकेगा उसकी ओर, तो उसकी ओर गेंद कब आएगा, जब बी लड़का ए लड़की की ओर गेंद फेंकेगा, तब उसकी ओर क्या होगा, वो गेंद वापस आएगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जब हम इस दीवार पर हम लोग जब गेंद को दोस्तों आरोपित करते हैं बल के साथ, तो जो गेंद है वो क्या करता है कि इस दीवार पर बल आरोपित करता है। जब इस दीवार पर बल आरोपित करता है तो हो सकता है दोस्तों कि इस दीवार को काफ़ी चोट महसूस करनी हो, यानी ये जो दीवार है वो काफ़ी चोट महसूस करता हो। लेकिन ये जो बॉल है वो पुनः से फिर हमारी तरफ क्यों आ जाता है, वो लौट कर मेरी तरफ क्यों हंसता है। जैसे लगता है ना कि उधर से कोई धक्का दे रहा है उसको कि हाँ मतलब तुम बल लगाए हो तो हम भी तुम्हारी तरफ उतने बल से लगाएंगे, मतलब खिसिया गया कि तू हमारा मर ले डायरेक्ट, मतलब उसका ऑपोजिट जस्ट इमेजिन कर सकते हो। तो ऐसा इमेजिन यानी ऐसी घटना उनके सामने दोस्तों निकल कर आ रही थी। कोई नियम डायरेक्ट नहीं बन गया है, उसके ऊपर दोस्तों बहुत शोध करना पड़ता है वैज्ञानिकों का, तब जाकर दोस्तों वो कोई छोटा नियम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जो कि बस 2-3 शब्द में रट लेते हो, बस काम खत्म। उसके पीछे के निष्कर्ष को जानो, इसके बारे में समझो, तब दोस्तों आप लोग साइंस को अच्छे से पकड़ पाओगे और अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे, कुछ अगर करना है लाइफ में तो, ठीक है। तो दोस्तों देखिए जब इन्होंने इतना सब कुछ कर लिया तब जाकर यहाँ पर आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। देखिए मान के चलते हैं ये पहली वस्तु है, अब मान के चलते हैं ये दूसरी वस्तु है, ठीक। जो पहली वस्तु है मान के चलते हैं कि ये इस पर बल आरोपित कर रही है 50 न्यूटन के साथ, 50 न्यूटन के साथ क्या कर रहा है, वो बल आरोपित कर रहा है किस पर,
बी वस्तु पर। ठीक, तो दोस्तों न्यूटन के तृतीय गति के नियम अनुसार हम लोग यहाँ पर यह समझेंगे कि जो वस्तु बी है वो भी वस्तु ए पर 50 न्यूटन का ही बल आरोपित करेगा। यानी कि अगर हम किसी वस्तु पर बल जितने परिमाण के साथ आरोपित करते हैं वो वस्तु भी हमारी तरफ उतने ही परिमाण के साथ बल आरोपित करती है, और हमारे द्वारा और उसके द्वारा लगाए गए बलों की जो दिशा होती है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। यही दोस्तों न्यूटन के तृतीय गति के नियम का कथन है, जो कि आप लोग समझ रहे हैं। ठीक, तो मैं आप लोगों को भी समझाता हूँ कि आखिर ये सत्य कैसे है, ये आखिर दोस्तों मतलब वास्तव में सही कैसे है, तो आप लोग समझना। देखिए यहाँ पर ध्यान से, पहला वस्तु है ना, पहला वस्तु बी पर लगाया 50 न्यूटन का बल, आज जो बी वस्तु है वो एफ वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगाया, तो दोनों द्वारा जो बल लग रहा है एफ ए और एफ बी, इन दोनों द्वारा लगाए गए बलों का जो परिमाण है वो दोस्तों समान है। अब बात करेंगे दिशा का, तो दिशा है अपोजिट, लगा देंगे माइनस, यानी एफ ए बराबर कितना हो जाएगा भाई, एफ ए बराबर हो जाएगा माइनस एफ बी। तो यहाँ पर आप लोग बोलिएगा कि सर आपने एक एग्जाम्पल में बताया था कि अगर एक बक्सा है, ठीक एक बक्सा है, अगर एक बक्सा के इस साइड अगर मान के चलते 50 न्यूटन का बल लगे, अब बक्सा के इस साइड अगर 50 न्यूटन का बल लगे तो बक्सा ना इधर बढ़ेगा और ना बक्सा इधर बढ़ेगा, यानी उसकी जो दोस्तों स्वरूप होगा वो स्थिर रहेगा, यानी ये जो बल होगा वो संतुलित होगा, यानी समान परिमाण के साथ ये जो बल होंगे वो अपने आप को निरस्त कर लेंगे, यानी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि अगर हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर अगर एक वस्तु ए अगर दूसरी वस्तु बी पर अगर बल आरोपित करती है, तो दूसरी वस्तु जो बी है अगर वो भी समान परिमाण के साथ वस्तु ए पर बल आरोपित करती है, तो उस स्थिति में इनका बल नहीं होना चाहिए, ये दोस्तों खत्म हो जाना चाहिए। 50 न्यूटन इक्वल टू 50 न्यूटन, मतलब कि किस रूप में है दोस्तों, ये अपने माइनस के रूप में है, समझे, यानी नेट बल जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 0, क्योंकि मैंने आप लोग बताया था कि अगर किसी वस्तु पर अगर विपरीत दिशा में बल लग रहा है, विपरीत दिशा में, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको घटाते हैं, उनका अंतर निकालते हैं। तो हमने अंतर निकाल के कितना लाया, 50 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन। तो इस स्थिति में ये जो बल का प्रभाव है वो 0 हो जाना चाहिए, फिर भी हमें बल का प्रभाव अनुभव होता है, यानी कि जो वस्तु ए है वो भी बल का प्रभाव क्या करती है, वो दोस्तों महसूस करती है, जो वस्तु बी है वो भी बल का प्रभाव क्या करती है, महसूस करती है। अगर आप किसी को एक चटा मार दो, हाथ से मार दो, तो दोस्तों जितनी स्पीड से, जितना दोस्तों कस के, यानी जितनी दोस्तों शक्ति से अगर आप उसके गाल पर मारोगे, तो दोस्तों उसके गाल पर तो चोट लगेगा, वो अपनी चोट को तो महसूस करेगा, लेकिन जो आपका हाथ है वो भी क्या करेगा, चोट को महसूस करेगा। आपका हाथ भी देखना, वो भी क्या करता है, चोट को महसूस करता है। तो बल दोनों पर आरोपित है, आपके हाथ पर भी और उसके गाल पर भी। तो जब ये दोनों जो दोनों वस्तुएं जब समान परिमाण के साथ जब बल लगा रही है, तो जब इसको मार रहा है तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब इसके ऊपर दोस्तों कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए बल का, और इसके हाथ के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसा इफेक्ट क्यों पड़ता है, जैसा इसमें नहीं पड़ता बक्से में, तो ऐसा इसमें इफेक्ट क्यों पड़ता है। तो दोस्तों देखिए, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एक वस्तु पर 2 बल लग रहे हैं, ठीक है, यानी यहाँ पर जो दोस्तों बल लगाया जा रहा है विपरीत दिशा की ओर, वो एक ही वस्तु पर लगाया जा रहा है। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बल लगाया जा रहा है दोस्तों विपरीत दिशा में, तो वो 2 अलग अलग वस्तुओं पर लगाया जा रहा है। एक पहला वस्तु ए है और एक पहला वस्तु बी है। तो जब 2 अलग अलग वस्तुएं हैं और 2 अलग अलग वस्तु पर जब बल लगाया जा रहा है, तो 2 अलग अलग वस्तु होने के कारण दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर बल का जो दोस्तों प्रभाव है वो निरस्त नहीं हो पाता, वो बिल्कुल भी अपने आप को शून्य नहीं कर पाता। मेरी बात को समझ रहे ना। तो ये चीज़ आप लोग समझ के रखना। इन 2 वस्तुओं के बलों में जो दोस्तों पहली वस्तु होगी, मतलब इन दोनों वस्तुओं में देखिए, जैसे कि हाँ ये को बॉल हो गया, एगो हाई बॉल हो गया। जब इन दोनों बॉलों में जो दोस्तों पहला मान चलते जो पहला गेंद है, अगर ये गेंद जो ए गेंद है अगर वो सबसे पहले बी गेंद पर टक्कर देगी, तो इसका द्वारा लगाया गया जो दोस्तों बल होगा वो कहलाएगा क्रिया बल। याद रखिएगा, यानी कि बलों को प्रदर्शित करने वाले दोस्तों जो कारक होते हैं को होते हैं 2 बिना 2 वस्तुओं के क्या हो सकता है, बल बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं हो सकता है। तो दोनों वस्तुओं में सबसे पहले जो पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर क्या करती है, बल आरोपित करती है, तो उस वस्तु द्वारा किया हुआ जो बल का दोस्तों जो स्वरूप है वो कहलाता है क्रिया बल। आज जब जो दूसरी वस्तु है वो पुनः क्या करेगी, पहली वस्तु पर बल आरोपित करेगी, तो उसके द्वारा लगाया गया जो बल है वो कहलाता है प्रतिक्रिया बल। और जो न्यूटन के तृतीय गति के जो नियम है वो दोस्तों इसी क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल पर क्या करता है, वो काम करता है। इसी पर दोस्तों क्या है, यह आधारित है। मैंने समझाया ना आप लोग को। मान के चलते हैं कि 2 गेंद है, एगो गेंद ए है, एगो गेंद बी है, तो इन दोनों गेंद में सबसे पहले टक्कर कौन दे रहा है, गेंद ए किस पर दे रहा है,
तो गेंद बी पर, ठीक। जब गेंद ए जितना परिमाण के साथ अगर वो बी पर टक्कर देगा, यानी बी को दोस्तों बल आरोपित करेगा, तो फिर जो बी है वो भी क्या करेगा कि गेंद ए पर बल आरोपित करेगा उतने परिमाण के साथ। लेकिन देखना ये है कि सबसे पहले बल आरोपित किसने किया, तो गेंद ए ने। तो गेंद ए का जो बल होगा उसको बोलेंगे क्रिया बल। और फिर उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, उल्टे, मतलब इसके उल्टे दिशा में बल लग रहा है। प्रति का मतलब होता है उल्टा, तो इसके उल्टे दिशा में दोस्तों क्या कर रहा है, जब बल लगा रहा है तो उसको बोलेंगे प्रतिक्रिया बल। चल रहे हैं, कोई रास्ता में मान लीजिए आ रहा है, उसके हाथों से कर दिए, ऐसे हाथों से बेचारा जा रहा था, आप उसको हाथों से ऐसे कर दिए, ठीक, आपने हाथों से बल लगा दिया। तो जब दोस्तों आप जब अपने कंधे से आप उस पर बल लगाते हैं तो पहले बल आप लगा रहे हैं, ठीक। तो आपके द्वारा लगाएगा जो बल है वो कहलाएगा क्रिया बल, और जब उसके कंधे से जो आपके ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा, इस पर जो दाब पड़ेगा वो कहलाएगा उसके द्वारा प्रतिक्रिया बल। समझ गए ना। देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन ये आ सकता है, देख सकते हैं कि हम लोग पृथ्वी पर चलते हैं दोस्तों। जब हम पृथ्वी पर चलते हैं तो पृथ्वी पर चलते हैं हम लोग न्यूटन के तृतीय गति के नियम के कारण ही है। कैसे, तो समझिएगा। ये स्थल है, ठीक। जब दोस्तों आप इस स्थल पर जब आप चलते हो, आप जमीन पर चलते हैं, तो दोस्तों आप कैसे चलते हैं बताइए। अरे भाई जाहिर सी बात है कि हम अगर जमीन पर चलेंगे तो अपने पैर से चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए पैर जो होता है, जब वो जमीन पर जब आप चलते हैं तो आपका जो पैर है वो क्या करता है दोस्तों कि जमीन पर धक्का मारता है, यानी जमीन पर क्या करता है कि दोस्तों तिरछा वो बल आरोपित करता है। यानी जब भी आप चलोगे तो अपने पैर को क्या करते हैं, हल्का सा तिरछी उठाकर आप चलते हैं। जब भी चलोगे तो दोस्तों आपके पैर का जो आधा हिस्सा होगा, मतलब तिरछा तरीके से क्या होगा, वो उठेगा। कभी दोस्तों क्या करते हैं, आप लोग अपनी दूरी को, मतलब आप आगे की ओर आप बढ़ पाते हैं। तो दोस्तों चलने की क्रिया में क्या होता है कि जो पैर है वो जमीन पर क्या करती है, वो बल लगाती है। और जब दोस्तों आपका पैर जमीन पर बल लगाती है तो जमीन भी क्या करता है कि आपके ऑपोजिट दिशा में, यानी कि जिधर आप बल लगा रहे हो उसके ऑपोजिट दिशा में उतने ही परिमाण के साथ वो भी दोस्तों बल आरोपित करती है। और जब वो बल आरोपित करती है तो इसके बल के प्रभाव के कारण दोस्तों आप क्या करते हैं, आप आगे की ओर चल पाते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं दोस्तों कि आपके चलने की दिशा इधर है, ठीक है, आप चल रहे हो इस तरफ, तो आपका जो पैर है वो क्या करेगा दोस्तों कि वो जमीन को धक्का देगा इस तरफ, ठीक है। आप जब आगे की ओर चल रहे हैं तो आपका जो पैर होगा वो क्या करेगा, वो दोस्तों जमीन को पीछे की ओर धक्का देगा। तो आपके चलने की दिशा ऐसा है तो आपका जो पैर है वो क्या करेगा, जमीन को पीछे की ओर धक्का देगा। तो दोस्तों मान लेते हैं कि आपका जो पैर है वो जमीन को 2 न्यूटन के बल से धक्का दे रहा है। जो धरती है उस पर आपका जो पैर है उस पर दोस्तों जो बल का प्रभाव है वो कितना पड़ रहा है, 2 न्यूटन का। तो दोस्तों जो धरती है, जो जमीन है, वो भी क्या करता है कि आपके पैरों पर उतने ही बल के परिमाण के साथ वो पुनः क्या करती है, वो दोस्तों बल आरोपित करती है। मतलब उसका जो बल है वो प्रतिक्रिया बल के रूप में कार्य करता है। कितना, तो 2 न्यूटन का ही। आपने दोस्तों धरती पर अपने पैर से कितना बल लगाया, तो दोस्तों 2 न्यूटन का बल लगाया। तो जो धरती है वो क्या करता है कि आपके चलने की गति की दिशा में आप चल रहे हो तो आपके पैरों से जो बल है वो दोस्तों लग रहा है पीछे की ओर, ठीक है, पीछे की ओर। लेकिन जो धरती है, जो जमीन है, वो क्या करता है कि वो दोस्तों बल आरोपित करता है आपकी गति की दिशा की ओर। अगर आपकी गति की दिशा की ओर अगर वो बल आरोपित ना करे तो दोस्तों आप बिल्कुल भी चल नहीं सकते। आप दोस्तों इसी के कारण क्या करते हैं, आप चल पाते हैं। यानी जाहिर से यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं, सिंपल से समझ सकते हैं कि जो घर्षण बल है दोस्तों वो केवल और केवल आपके न्यूटन के तृतीय गति के नियम से ही संबंधित है। कोई भी दोस्तों आप घर्षण बल देख लो, जैसे कि दोस्तों बोर्ड पर लिख रहा हो जाए, जैसे कि हाथ मलना हो जाए, या दोस्तों चलना हो जाए, या आपके सड़क पर जो वाहन चलते हैं उसको देख सकते हैं। कोई भी मतलब जानते हैं कि घर्षण बल एक ऐसा बल होता है जिसमें 2 वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण वो क्या करती है दोस्तों, वो सतह पर कार्य करने लगती है। तो सतह पर दोस्तों जो इनकी क्रिया होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है, समझे। तो ये दोस्तों जो इनका काम है, इनका जो कार्य है वो न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार ही होती है। अगर दोस्तों जितना परिमाण के साथ आपका जो पैर है अगर वो जमीन पर बल आरोपित करता है, अगर आपका जो जमीन है अगर दोस्तों वो भी आपके गति की दिशा की तरफ उतने ही परिमाण के साथ अगर बल आरोपित ना करे तो आप बिल्कुल भी दोस्तों आगे नहीं चल सकते, आपका पैर बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर दोस्तों आप लोग एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल जैसे कि मान के चलते हैं, अगर आप बालू पर चलते हो या फिर अगर आप दलदल में चलते हो, या दोस्तों एक ऐसे स्थान जहां पर जो जमीन है वो दलदली है, यानी बिल्कुल वो समतल नहीं है, जिससे कि दोस्तों अगर आप उस पर बल अगर लगा रहे हैं तो दोस्तों जब आप अपने पैर से उस पर बल लगा रहे हैं तब आपका जो पैर वो धंस जा रहा है, वो बिल्कुल भी दोस्तों क्या हो रहा है, आपका पैर बिल्कुल भी दोस्तों उस पर अच्छी तरीके से मतलब तिरछा रूप से उस पर बल नहीं लगा दे रहा है, लंबवत बल लगा रहा है, तो उस स्थिति में जो पैर वो क्या होगा, वो उसमें धंस जाएगा। तो दोस्तों देखिए जब आपका ये जो जमीन है, जब आपकी गति की दिशा की तरफ अगर उतने परिमाण के साथ बल
नहीं लगाएगा तो आप चल नहीं पाओगे। तो चलना जो क्रिया है, जो भी संसार में जो भी दोस्तों हम लोग चलते हैं या जो भी काम होती है, ये सब के सब दोस्तों न्यूटन के तृतीय गति के माध्यम से ही हो पाता है। ठीक है, अब देखिए कोई बोलेगा, जैसे कि मान के चलते हैं कि आप देख सकते हैं कि आपके सौरमंडल में जो दोस्तों ग्रह हैं, जो उपग्रह हैं, वे सब के सब दोस्तों तृतीय गति के नियम से ही बंधे हुए हैं। जैसे कि जो सूर्य है वो क्या करता है कि पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी न्यूटन के तृतीय गति का नियम काम करता है। मतलब कि जो सूर्य है वो दोस्तों जितने बल के परिमाण के साथ पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करती है, ठीक दोस्तों उसी प्रकार से जो पृथ्वी है वो भी क्या करती है कि सूर्य को उतने ही बल के परिमाण के साथ अपनी ओर वो आकर्षित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि न्यूटन की तृतीय गति का जो नियम है वो दोस्तों हर जगह लागू हो रहा है। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं, मान के चलते हैं कि अगर बंदूक से अगर गोली को छोड़ा जाता है, तो दोस्तों जब आप बंदूक से गोली को छोड़ते हैं तो जो गोली है वो जितनी स्पीड के साथ वो दोस्तों बाहर की ओर निकलती है, उतने ही दोस्तों स्पीड के साथ आपको पीछे की ओर धक्का लगता है। यानी दोस्तों जितने बल के साथ वो आगे की ओर गति करेगी, उतने ही बल के साथ दोस्तों आपका जो बंदूक है वो आपको पीछे की ओर धक्का देगा। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी न्यूटन के तृतीय गति का जो नियम है वो दोस्तों लागू होता है। मेरे बात को समझ रहे ना। अगर हम यहाँ पर बात करें कि जैसे कि आप जितने बल के साथ अगर आप पृथ्वी पर कूदते हैं, तो दोस्तों आपका जो पृथ्वी है वो भी क्या करता है कि आपके ऊपर उतने ही बल के साथ क्या करता है कि वो दोस्तों आपके ऊपर वो अपना बल आरोपित करता है। लेकिन इस चीज़ का दोस्तों हम लोग एहसास नहीं कर पाते, इससे दोस्तों बिल्कुल भी हम लोग अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन ये वास्तव रूप में, ये रेली रूप में यह सत्य है। अगर जितना दोस्तों बल आप पृथ्वी पर लगाते हो, उतना ही बल जो पृथ्वी है वो दोस्तों आप पर लगाता है। अगर कोई कूली है, अगर वो सामान ढो रहा है, तो दोस्तों जब कूली सामान ढो रहा है, उसके सर पर जो सामान है, जितने बल के परिमाण के साथ वो आपके सिर पर बल लगा रहा है, आपका जो सिर है दोस्तों वो भी क्या करता है कि उस बक्से पर या उस सामान पर उतने ही बल के परिमाण के साथ वो दोस्तों क्या करता है, बल आरोपित करता है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि इस हर जगह पर न्यूटन के तृतीय गति के नियम का दोस्तों जो कार्य वो हो रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि अगर आप दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन और करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कि सर मान के चलते हैं कि जो गोली है वो बहुत ही तेज रफ्तार के साथ वो आगे की ओर बढ़ती है। जब बंदूक से गोली को छोड़ा जाता है तो जो गोली है वो क्या करता है कि बहुत ही तेज रफ्तार के साथ वो आगे की ओर निकलती है। तो जितना तेज रफ्तार के साथ वो आगे की ओर निकलती है, मतलब जितने बल के साथ वो आगे की ओर निकलती है, जितनी स्पीड से वो आगे उसका गोली बढ़ता है, तो हम फिर उतनी स्पीड के साथ पीछे की ओर क्यों नहीं जाते हैं? जब बल समान परिमाण के साथ लग रहा है हमारे पर भी और उस गोली पर भी, तो जो गोली है वो जितने स्पीड से वो दूर जाती है, तो उतना स्पीड से हम लोग दूर क्यों नहीं जाते हैं? तो दोस्तों इसका जो मेन रीजन है वो है आपका द्रव्यमान। ठीक है, आप समझ सकते हैं कभी भी कि अगर देखिए जिस वस्तु पर मान चलते हैं जो दीवार है, दीवार अगर आप दोस्तों दीवार पर बल लगाओगे तो जितना परिमाण के साथ आप दीवार पर दोस्तों बल लगाते हो, जो दीवार है वो भी क्या करता है कि आपके ऊपर उतने ही बल के परिमाण के साथ वो दोस्तों आपके ऊपर क्या करता है, बल लगाता है। लेकिन आप देखते हो कि भाई हम दीवार पर बल तो लगा रहे हैं, लेकिन जो दीवार है वो बिल्कुल भी अपने स्थान में परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। अगर जितना परिमाण के साथ हम बल लगा रहे हैं तो दीवार क्या करना चाहिए, उसके स्थान में, मतलब जितना पीछे हम हट रहे हैं उसको भी उतना पीछे हटना चाहिए, लेकिन जो दीवार है वो नहीं हटता। तो दोस्तों यहाँ पर भी जो रीजन है वो है द्रव्यमान का। जो दोस्तों यहाँ पर मेन रीजन है, जो दोस्तों मेन कारण है वो द्रव्यमान का ही है। कैसे, तो आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ, काफ़ी दोस्तों नाइट हो चुकी है, ठीक है, थोड़ा सा नींद जैसा आ रहा है। मैं आप लोग को इसमें सारा चीज़ जो है क्लियर करके मैं आप लोग को बताऊँगा। ठीक है, देखिए जैसे कि अगर हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि बंदूक का प्रतिक्षेपी लेकर चलते हैं, ठीक है, चाहे कोई वस्तु का हम दोस्तों उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पर कोई बात नहीं है ज़्यादा। जैसे कि मान के चलते हैं कि कोई वस्तु पर आप लगा रहे हैं 50 न्यूटन का बल। जैसे कि यहाँ पर कोई पहली वस्तु है, मान के चलते हैं F1 50 न्यूटन। तो दोस्तों F1 50 न्यूटन और जो F2 है वो है 50 न्यूटन। F1 बता रहा है कि पहली वस्तु पर जो बल लग रहा है वो 50 न्यूटन लग रहा है। F2 बता रहा है कि दूसरी वस्तु पर जो बल लग रहा है वो भी 50 न्यूटन का ही लग रहा है। और ये सत्य है, चाहे वस्तु कैसी भी हो, कम द्रव्यमान वाली हो या अधिक द्रव्यमान वाली हो, अगर आप उस वस्तु पर जितने परिमाण के साथ बल आरोपित करोगे वह वस्तु भी आपके ऊपर उतने ही परिमाण के साथ बल आरोपित करेगी। ठीक है, आज जितना दोस्तों दूर वो जाएगी उतने ही दोस्तों दूर आपको भी जाना चाहिए, लेकिन जो कि ऐसा बिल्कुल भी पृथ्वी पर नहीं होता। अगर दोस्तों कोई एक काट को जितनी स्पीड के साथ दोस्तों अगर आप उसे आगे की ओर फेंकते हैं तो आपको भी उस काट की गति के अनुसार ही आपको पीछे की ओर भी उतनी स्पीड के साथ आपको जाना चाहिए था, लेकिन आप नहीं जाते।
क्यों नहीं जाते? तो दोस्तों इसका मेन रीजन है आपकी ग्रेविटी और आपका द्रव्यमान। यानी दोस्तों आप जो है आप ग्रेविटी से बंधे हुए हैं, इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हुए हैं, जिसके कारण दोस्तों ऐसा जो स्वरूप है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। कैसे तो आप समझिएगा, देखिए बल का परिमाण सेम है, F1 बराबर 50 न्यूटन और F2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 50 न्यूटन। ठीक, मान के चलते हैं कि जो पहला वस्तु है उसका द्रव्यमान है, जैसे कि मान के चलते हैं उसका द्रव्यमान है 20 kg। ठीक है, पहली वस्तु पर जो बल लगा रहे हैं उसका द्रव्यमान कितना है? 20 किलो। ठीक है, और जो दूसरी वस्तु है उसका द्रव्यमान के चलते हैं कि हो जाता है कितना? तो 40 kg। ठीक है, यानी कि M1 जो है वो M2 पर क्या करती है, मतलब पहली वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है, तो पहली वस्तु क्या करती है कि दूसरी वस्तु पर जितने परिमाण के साथ बल आरोपित करती है, जो दूसरी वस्तु है वो भी उतने परिमाण के साथ बल आरोपित करती है। लेकिन यहाँ पर वस्तु का जो द्रव्यमान है वो दोस्तों भिन्न भिन्न हो चुका है। तो देखते हैं कि इनका जो त्वरण है वो क्या निकल कर आता है। तो न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से आप जानते हैं क्या होता है भाई? तो F बराबर होता है ma, होता है ना, F बराबर ma, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले F1 निकालते हैं। F1 तो F1 कितना दिया है? 50 न्यूटन। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं 50 न्यूटन। अब बराबर यहाँ पर लिख देंगे M1। तो दोस्तों जो M1 है वो कितना है? पहला वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कितना है? तो 20 किलो। पहले का वस्तु का द्रव्यमान है 20 kg, तो लिखेंगे 20 kg। आई हो जाएगा A। तो A बराबर यानी जो पहली वस्तु की जो त्वरण होगी A1 वो कितना हो जाएगा देखिएगा। तो दोस्तों हो जाएगा 20 बटा में 50 न्यूटन केजी को लिख सकते हैं कि त्वरण का ऐसे ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो सिंपल से लिख देंगे, कटाएंगे तो दोस्तों कितना होगा? 0 0 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको कटाते हैं तो दोस्तों ये कितना निकल कर आएगा? ओनली फॉर 2 बटा में 5। कटाएंगे तो कितना बार कटेगा? देखिए 0.5 चौके 20, यानी कि इसका जो त्वरण है वो आ रहा है 0.4 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। मतलब इसका जो त्वरण है वो बहुत ही कम है। किसका त्वरण बहुत ही कम है? तो दोस्तों देख सकते हैं आपकी पहली वस्तु M1 का। ठीक है, अब हम यहीं पर अगर निकालें M2 का, देखते हैं उसका त्वरण कितना आता है। तो सिंपली रूप से सही निकालेंगे, F2 बराबर M2 और फिर A2। तो F2 का बल तो वही होगा 50 न्यूटन। ठीक, और द्रव्यमान चेंज है, कितना है? 40 kg। तो हिजा लिखेंगे 40 kg। A2 है तो A2। ठीक, अब देखिए क्या होगा? A2 बराबर 40 चलेगा इधर, तो 50 अब बटा हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। 0 0 खत्म कर देंगे, तो इसलिए आपके दूसरे वस्तु में जो उत्पन्न त्वरण होगा वो कितना आएगा? तो हम लोग क्या करेंगे? 4 को 5 से भाग देंगे, तो 4 एकम 4, 5 में से 4 गई तो 1 बचा। तो फिर दोस्तों क्या करेंगे? यहाँ पर 10 मोलो ले लेंगे, तो 4 दूनी के 8, 10 में से 8 के 2 और 4 5 20, 1.25। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं 1.25 मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो अधिक द्रव्यमान वाला जो वस्तु है ना उसका त्वरण दोस्तों यहाँ पर इससे ज़्यादा आ गया है। कहीं मिस्टेक किए हैं? रुकिएगा, देखिए यहाँ पर मिस्टेक किए हैं दोस्तों। ये जो 20 होगा वो 50 के नीचे भी जाएगा ना, तो हेजा हो जाएगा कितना? यहाँ होगा 50 और हेजा हो जाएगा 20। कटा देंगे तो 5/2, तो 5/2 का आधा करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 2.5। ठीक है, 2.5। देखिए तो इसमें सबसे ज़्यादा त्वरण किसका है बताइए? तो इसमें जो पहली वस्तु मान चलते पहली वस्तु A है तो उसका त्वरण है कितना? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आज जो दूसरी वस्तु है B उसका त्वरण कितना? तो 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए सारा खेला क्या है? त्वरण का। देखिए जो वस्तु A है, जो 20 किलो वाला जो वस्तु है उसका त्वरण ज़्यादा है वस्तु B की तुलना में, इसलिए ये दोस्तों क्या करेगा कि ये अधिक त्वरित होगा। किसकी तुलना में? तो वस्तु B की तुलना में ये बहुत अधिक त्वरित होगा, जबकि जो वस्तु B है वो वस्तु A की तुलना में बहुत कम त्वरित होगा, क्योंकि इसका जो त्वरण है वो इसके त्वरण से कम प्राप्त होता है। तो यही कंडीशन दोस्तों हमारे दैनिक जीवन में घटित होने वाली जो घटना है उसके साथ भी दोस्तों यही घटना होती है।
यानी कि अगर जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका त्वरण दोस्तों बहुत ही कम होता है, या बोल सकते हैं ना कि बराबर होता है। इसीलिए जब आप बंदूक से गोली को छोड़ते हैं तो गोली जितनी स्पीड के साथ, यानी जितने बल के साथ वो आगे की ओर, बाहर की ओर जब वो जाती है तो दोस्तों हमें क्या होता है कि जो बंदूक होता है वो पीछे को क्या होता है कि वो दोस्तों हमें कम धक्का देती है, क्योंकि जो बंदूक का द्रव्यमान है, जो बंदूक का द्रव्यमान जिससे गोली निकलती है उसका द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से क्या होता है काफी अधिक होता है। तो गोली के द्रव्यमान से बंदूक का द्रव्यमान अधिक होने के कारण जो बंदूक का जो त्वरण है वो दोस्तों कम उत्पन्न होता है, आज जो गोली का त्वरण है वो बहुत अधिक उत्पन्न होता है। तो गोली का त्वरण अधिक उत्पन्न होने के कारण गोली बहुत दूर तक क्या करती है, आगे की ओर बढ़ती है। आज जबकि जो बंदूक है उसमें कम त्वरण उत्पन्न होने के कारण वो हमें थोड़ा सा पीछे की ओर धक्का देती है। बस सेम कंडीशन दोस्तों यहीं पर है, आप समझ सकते हैं, यही सेम है। अगर आप पृथ्वी पर कूदते हैं तो क्या होता है कि पृथ्वी का जो दोस्तों द्रव्यमान है वो आपके द्रव्यमान से बहुत ही अधिक है, इसलिए उसमें जो त्वरण है वो दोस्तों बहुत ही कम उत्पन्न होती है। जैसे मान के चलते हैं, अगर आप सोचिएगा कि हम 5 न्यूटन के साथ, चाहे 500 न्यूटन के साथ, अगर हम 500 न्यूटन के साथ अगर हम पृथ्वी पर कूदते हैं तो जितने बल के साथ अगर हम पृथ्वी पर कूदते हैं तो उतने ही बल के साथ जो पृथ्वी है उसे भी नीचे की ओर धंसना चाहिए, उसे भी मतलब कि जो बल है वो क्या करना चाहिए दोस्तों, हम लगा रहे हैं पृथ्वी पर, तो जो पृथ्वी है उसे भी क्या करना चाहिए, हमारे तरफ बल लगाना चाहिए। कितने न्यूटन का, तो 500 न्यूटन का, इतने न्यूटन का बल हमें क्या करना चाहिए, आरोपित करना चाहिए। तो दोस्तों ये आरोपित करता है पर हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता। तो दोस्तों ये जो आप सारा चीज़ देख रहे हैं ये सारा का सारा दोस्तों आपके न्यूटन के तृतीय गति के नियम से क्या है, आपका संबंधित है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं, मैंने उदाहरण में लिया है कौन सा भाई, देखिए अगर यहाँ पर लिया जाए तैरना या नाव खेना, जैसे कि तैरने के लिए पतवार, जो नाविक है वो क्या करता है कि पतवार की सहायता से नाव को आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों जितने बल के साथ वो पतवार से पानी को धक्का देता है उतने ही बल के साथ जो पानी है वो भी क्या करती है, पतवार को धक्का देती है, और इसलिए जो नाव है वो आगे की ओर बढ़ पाती है। तो यहाँ पर भी आपके न्यूटन के तृतीय गति का जो नियम है वो दोस्तों काम करता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कुएं से जल खींचना, तो दोस्तों आप देख सकते हैं जितने बल के साथ आप कुएं से जल को खींचते हैं तो जो दोस्तों बाल्टी है वो क्या करती है कि वो भी दोस्तों उतने ही बल के परिमाण के साथ आपको अपनी ओर खींचती है, ठीक है। तो आपका जो द्रव्यमान है वो बाल्टी के द्रव्यमान से अधिक है, इसलिए आप उसकी ओर त्वरित ना होकर जो बाल्टी है वो आपकी ओर त्वरित होती है, और इसलिए दोस्तों क्या करते हैं कि आप उस बाल्टी को अपनी तरफ खींच लेते हैं। अगर मान के चलते किसी कारणवश अगर उस रस्सी को अगर तोड़ दी जाए या रस्सी अगर टूट जाती है तो आप क्या करते हैं कि जिस दिशा की तरफ आप उसको खींच रहे हैं आप उसी दिशा की ओर क्या कीजिएगा, आप गिर जाइएगा, क्योंकि वो जो बल लगा रहा है बाल्टी आपके तरफ, उसका जो बल होगा वो आपके ऊपर समाप्त हो जाएगा। जब आपके ऊपर समाप्त हो जाएगा तो आप डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आप गिर जाइएगा, समझे, ये चीज़ होता है। अगर हम यहाँ बात करें रॉकेट की गति का, तो दोस्तों ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, रॉकेट की गति का। तो दोस्तों देखते हैं जब रॉकेट गति करता है तो रॉकेट से गैस निकलती है, तो जितने बल के साथ दोस्तों उसका जो गैस है वो नीचे की ओर निकलती है, तो उसका जो गैस है दोस्तों वो भी क्या करता है कि उतने ही बल के परिमाण के साथ रॉकेट को ऊपर की ओर धक्का देता है। जब उतने ही बल के परिमाण के साथ रॉकेट को ऊपर की ओर धक्का देता है वो गैस, तो जो रॉकेट वो क्या करता है कि वो स्पीड से क्या करता है, ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है तो वो दोस्तों ग्रेविटी को छोड़ता हो जाता है, ग्रेविटी से काफ़ी वो दूर चला जाता है। अगर दोस्तों आप लोग यहाँ से अगर स्पेस में जाओगे अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष में दोस्तों अगर कभी भी एक छोटी सी वस्तु को भी अगर आप जितने दोस्तों बल के साथ उसे अगर आप आगे की ओर फेंकोगे, और जितना दोस्तों उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, जिस त्वरण से दोस्तों वो त्वरित होगी उतना ही त्वरण से आप भी त्वरित होगे, यानी जितना बल से वो आगे की ओर गति करेगी दोस्तों आपका भी जो गति होगा वो उतनी ही बल से पीछे की ओर होगा, एक दूसरे को होगा। और ये जो क्रिया होगी वो अनंत समय के लिए होगी, क्योंकि अंतरिक्ष में आपको कौन है रोकने वाला, यहाँ पर काम करेगा न्यूटन के प्रथम गति का नियम, यानी कि आप तब तक गतिमान रहोगे जब तक कोई आपको रोक ले रहा है, आप तब तक गतिमान रहोगे जब तक कोई आपको रोक न ले, यानी आपके ऊपर दोस्तों कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। तो वहाँ कौन सा बल आपके ऊपर लगेगा, नहीं लगेगा, आप अनंत समय के लिए क्या करोगे, आप अंतरिक्ष में गति करते ही रह जाओगे। तो ये चीज़ दोस्तों आपके अंतरिक्ष में लागू होती है, जबकि यहाँ पर लागू नहीं होती, आपकी ग्रेविटी और के कारण। द्रव्यमान वहाँ पर भी है लेकिन यहाँ ग्रेविटी के कारण क्या करते हैं कि हम लोग इस चीज़ को देख नहीं पाते हैं। तो इतना सारा चीज़ था। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है दो वस्तुओं की अनुक्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया बल के बराबर और विपरीत दिशा में होता है, ये समझाया है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया, जो कि एफ ए बी बराबर होगा माइनस एफ बी है। यानी कि अगर ए वस्तु बी पर बल आरोपित करेगी तो बी वस्तु भी उतने ही बल के परिमाण के साथ क्या करेगा, बी वस्तु भी उतने ही बल के परिमाण के साथ ए पर बल आरोपित करेगा। और देख सकते हैं कि क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा एक साथ लगते हैं, यानी दोस्तों युग्म बल के लिए आपकी क्रिया और प्रतिक्रिया क्या करते हैं, ये दोस्तों कार्य करते हैं। कभी भी एकल बल के लिए क्रिया और प्रतिक्रिया काम नहीं करते हैं।
अगला है दोनों वस्तुओं में किसी एक को क्रिया और दूसरे को प्रतिक्रिया, मतलब जो वस्तु पहले बल आरोपित करेगा वो क्रिया, और जो वस्तु उस वस्तु के बल आरोपित करने के बाद वो अपना बल आरोपित करेगा उसको बोलेंगे प्रतिक्रिया। तो दोस्तों इतना सारा था न्यूटन के तृतीय गति के नियम से संबंधित आपके दोस्तों घटना और आपके उदाहरण, जो कि मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से बता दिया। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही तक, हो सकता है आप लोग समझ गए होंगे। आज जो मैंने ये वाला नियम बताया ना इस त्वरण के माध्यम से, तो इससे आप अच्छे समझ गए होंगे कि आखिर कोई वस्तु और समान परिमाण के साथ बल तो लगता है, लेकिन वो समान दोस्तों त्वरण के साथ गतिशील क्यों नहीं होती। तो मैंने दिखा दिया कि दोस्तों द्रव्यमान के कारण क्या होता है कि उनके त्वरण में अंतर हो जाता है, और त्वरण में अंतर होने के कारण ये दोस्तों अपने आप को बिल्कुल भी समान रूप से प्रदर्शित अपने स्वरूप को नहीं कर पाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं करेगी, ये करेगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।